हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पोशाक और खूबसूरती के पैमाने देखेंगे। ये चैप्टर जो है लास्ट है क्लास 9 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। इसमें हमने सामाजिक इतिहास के अंतर्गत पहनावे को देख रहे थे। शुरू करते हैं। समचुअरी कानून के खात्मे का मतलब यह कतई नहीं था कि यूरोपीय देशों में हर कोई एक जैसे पोशाक पहनने लगा। फ्रांसीसी क्रांति ने समता का सवाल उठाया और कुलीन विशेषाधिकारों को उनके समर्थन वाले कानून की इति कर दी, लेकिन सामाजिक तबकों के बीच इतर बस बदस्तूर कायम रहा। जाहिर है कि गरीब ना तो अमीरों जैसे कपड़े पहन सकते थे, ना ही वैसा खाना खा सकते थे। फ़र्क ये था कि अगर वे ऐसा करना चाहते थे तो अब एक जो है कानून बीच में नहीं आने वाला था। इस तरह जो है अमीर गरीब की परिभाषा उनकी वेशभूषा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई थी और अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी वेशभूषा विकसित की, जिसमें खूबसूरती, बदसूरती, उचित अनुचित, शालीनता व फूहड़पन के विचार व मानक अलग अलग थे। आगे है पहनावे की शैलियों का फर्क जो है मर्द और बच्चों के बीच था। विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, खिदमती, शालीन, दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। आदर्श नारी वही है जो सुख दुख सह सके। जहां मर्दों से धीर, गंभीर, बलवान, आज़ाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी, वहीं औरतों को क्षुद्र, छुई मुई, निष्क्रिय और दब्बू माना जाता था। पहनावे के रस्म रिवाज में भी यह अंतर झलकता था। छुटपन से ही मतलब बचपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़े यानी कि स्टेज में कसा जाता था, जैसे कि ये है। बचपन से ही क्यों कसा जाता था? मकसद ये था कि उनके जिस्म का फैलाव ना हो सके, उनके बदन जो है एक हरा रहे। थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपके यानी कॉर्सेट पहनने होते थे। टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकर्षक, शालीन व सौम्य समझा जाता था। इस तरह जो है विक्टोरियाई महिलाओं को अबला, दब्बू छवि बनाने की पोशाक ने अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ कुलीन परिवारों के बच्ची यहाँ पर फोटो दे रखी है। यहाँ पर विलियम होगर्थ का चित्र है। इतनी कम उम्र में भी इतनी पतली कमर पर आपने गौर किया है? यह संभवतः करसेट के कसाव का नतीजा है। लंबे गांव से उसकी गति जो है जरूर बाधित होगी। महिलाओं के इन तौर तरीकों को कैसे लिया? तो आदर्श नारी की इस परिभाषा को बहुत सारी महिलाएं मानती थीं। यह संस्कार उनके माहौल में, उस हवा में जहां से वे सांस लेती थीं, वह साहित्य जो वे पढ़ती थीं और घर व स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी, सर्वव्याप्त था। बचपन से ही उन्हें घुट्टी पिला दी जाती थी कि पतली जो है कमर रखना है, उनका नारी सुलभ कर्तव्य है। सहनशीलता स्त्रीत्व का जरूरी गुण है। आकर्षक व स्त्रियोचित दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक था। इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मानी जाती थी, लेकिन इन मूल्यों को सभी औरतों ने स्वीकार नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान विचार भी बदले। इंग्लैंड में 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सफ्रेज आंदोलन के जोर पकड़ने और पोशाक सुधार की मुहिम भी चल पड़ी। महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास व कंसेंट पहनने से कि मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं नुकसानदायक, युवतियों को कैसे कैसी बीमारी और विरूपता आ सकती है। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचते हैं। इससे रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध होता है, मांसपेशियां अविकसित रह जाती हैं और रीढ़ भी झुक जाती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं आमतौर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं, बताती हैं कि शरीर निढाल रहता है, जब जब बेहोश हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर कुछ नई टर्मोलॉजी है, तो इसको देख लेते हैं। कंसेट जो चुस्त जुस्त रखने के लिए जो कपड़े पहनते थे। स्टेज मतलब सीधा शरीर सीधा रखने के लिए महिलाएं पोशाक का हिस्सा हुआ करती थी। और सफ्रेज आंदोलन मतलब मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन। सफ्रेज आंदोलन जो है इम्पोर्टेंट है। आगे सफ्रेज आंदोलनकारी महिलाओं को भी मताधिकार देने के समर्थक थे। आगे देखते हैं आगे क्या है।
तो ये चीज़ें हो गई स्टेज कंसर्ट। यहाँ पे एक सोर्स है मेरी समरविल का, वो क्या कहती हैं गणितज्ञों, ये मेरी समरविल जो है गणितज्ञों में आता है, अपने बचपन के अनुभव को बताती हैं। हालांकि मैं अच्छी भली सीधी और स्वस्थ थी, लेकिन मुझे सख्त स्टेज में कस दिया जाता था। आगे स्टील की बस्क होती थी और मेरे फ्रॉक के आगे लगे फीते मुझे इतनी ताकत से पीछे खींचते रहते कि मेरे कंधे की पट्टियां मिल जाती। फिर स्टील की छड़ का एक अर्धवृत्त मेरी टुड्डी के नीचे होता था। मेरे स्टेज की स्टील खपच्ची में फंसा होता था। मुझे और मेरी सहेलियों को अपनी पढ़ाई इसी दबी बंधी स्थिति में करनी पड़ती थी। आगे देखते हैं। तो ये हम बात करें फ्रांस की, वहाँ की, कि ये सारी चीज़ें क्या थी। महिलाओं के बीच जो है प्रचलित वेशभूषा में स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर लिखे हुए उस समय के कुछ सरकारी अधिकारियों को उग्र हो उठे और कॉरसेट पर हुए हमले को यहाँ पर देखते हैं कि शरीर जो है, विज्ञान कहता है कि वे हवा प्राणदायी है और गर्दन में रस्सी लगाने और कसे हुए फीते बांधने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दम तो दोनों ही स्थिति में घुट सकता है। कई बार तो तंग स्टेज पहनने का नतीजा ये हुआ कि दुबला होना, झड़ जाना या मर जाना। अगला सोर्स कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि मशहूर कवि जॉन कीट्स की नज़र जो है आदर्श महिला कौन थी? उस दूधिया गोरी भीड़ जैसी थी जो मर्द की सुरक्षा पाने के लिए मिमियाती हो। तो ये क्या है? कवि जॉन कीट्स की नज़र में। अपने उपन्यास वैनिटी फेयर में थैकरे ने अमीलिया नामक महिला पात्र के आकर्षक का यूं बखान किया, मेरे ख्याल से उसकी कमजोरी ही उसका मुख्य आकर्षक थी, एक मधुर सुकुमार निर्बलता का एहसास जो उससे मिलने वाली हर मर्द से सहानुभूति और संरक्षण का भाव पैदा करता था। बस के क्या है, यहाँ पे एक नया शब्द है। बक्स जो है लकड़ी या इस्पात व्हेल की हड्डी से बनी पट्टी जैसे करसेट को सख्त बनाने का सहारा देने के लिए आगे लगाया जाता था। आगे देखते हैं। अगला है अमेरिका में भी पूर्वी तट के गोरे प्रवासी बंदिशों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया जाता। कहा जाता कि लंबे स्कर्ट यानी घाघरा लहंगा फर्श बुढ़ाते चलते हैं, अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते हुए चलते हैं, जो बीमारी का कारण है। फिर स्कर्ट इतने लंबे होते थे कि संभालते ही नहीं थे और चलने में परेशानियां होने के कारण औरतों को काम उनकी जीविका कमाना मुहाल था। वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। ऐसा कहा गया कि कपड़े अगर आरामदेह हो तो औरतें काम धंधा कर सकती हैं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। राष्ट्रीय महिला मताधिकार सभा में श्रीमती स्टैंटन के नेतृत्व में लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभा में 1870 के दशक में पोशाक सुधार के लिए क्या है मुहिम चलाई। उनका कहना था कि कपड़ों को सरल बनाओ, स्कर्ट छोटी करो और कर्सेट का त्याग करो। इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ जो है आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चलाई गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला पोशाक सुधार के पहले की ये फोटो है। आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत लंबा उसका गाउन है। तो रैशनल ड्रेस रिफॉर्म आंदोलन, सरल बनाओ पोशाक सुधार आंदोलन। रैशनल ड्रेस रिफॉर्म आंदोलन, सरल बनाओ पोशाक सुधारो आंदोलन। श्रीमती अमेलिया ब्लूमर पहली अमेरिकी सुधारक थीं जिन्होंने एड़ी तक के ट्राउज़र पर ढीले ढीले ट्यूनिक पहनने का चलन चलाया। ट्राउज़र के और भी नाम थे, जैसे ब्लूमर, रैशनल्स या निकरबर्कर्स। इंग्लैंड में रैशनल ड्रेस सोसाइटी की शुरुआत हुई और
1881 में हुई, लेकिन इससे कुछ खास नतीजे नहीं निकले। महिलाओं के पहनावे में गुणात्मक बदलाव प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ। सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने में सुधार फौरन कामयाबी नहीं हुई। उन्हें उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ता था। दकियानूस तबकों के हर जगह परिवर्तन का विरोध किया। उनका प्रलाप यह होता था कि पारंपरिक शैली में परिधान छोड़ देने से महिलाओं की खूबसूरती तो जाती ही रही थी, उनका जनानापन और शालीनता भी गायब हो गई थी। इन लगातार हमलों से त्रस्त होकर महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिए और एक बार फिर जो है पारंपरिक पोशाक पहनने लग गईं। फिर क्या होता है, 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। कई तरह के दबावों में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी बदलाव आए। नए वक्त के साथ नए मूल्य चलन में आए। तो ये था कुछ परिवर्तन के लिए किए गए कानून। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।